एक बात और बता देता हूं मैं प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। जैसे अगर इसको समझना है ना आपको, सीड बेयरिंग प्लांट्स ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर एज कम्पेयर टू प्रोपग्यूल्स। अगर इस वाली चीज को फिर से समझना है प्रीवियस लेक्चर से कि सीड बेयरिंग प्लांट्स ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोपग्यूल्स, तो अब इसके नाम में एक चीज देखो, स्पर्मेटोफाइट्स में स्पर्म वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब जो बीज गिरते हैं ना किसी भी चीज से घने जंगलों में, रेन फॉरेस्ट में, वो ना पेड़ से गिरती हुई और चीजों का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं अबे इतना ही बड़ी टहनी तू साला गिरा, तू तेरे अंदर लेकिन दम क्या है, तू जमीन पे गिर के एक सिंगल बच्चा पैदा नहीं कर सकता, नापुंसक है तू। वो कहता अच्छा ज्यादा मुंह खुल रहा है तेरा। कहता हाँ भाई छोटा सा बीज हूं मैं, कुछ साल दे मुझे, देख 70 फुट का पेड़ बनकर दिखाऊंगा तेरे को। क्यों? इसकी स्पर्म में दम है। ये सीड बेयरिंग प्लांट्स जो होते हैं इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट्स के इधर उधर पार्ट। वो कहते हैं तुम्हारी भाई कोई भी चीज गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन दम तो भाई स्पर्मेटोफाइट्स में है, यानी कि सीड्स में है। ठीक है, ये चीज है। तो प्रोपग्यूल से ज्यादा, मतलब पार्ट से ज्यादा सीड्स इंपॉर्टेंट है रेन फॉरेस्ट के अंदर, इन ऑर्डर टू गिव बर्थ टू जर्मिनेटिंग प्लांट्स जिनकी हाइट रॉकेट की तरह शूट करती हुई जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि उनके बीच में रेस होती है और सनलाइट की भूख होती है कि सन तक पहले कौन पहुंचेगा। ज्यादा ऊंचाई तक सब लोग उससे अपना अपना दिखाना चाहते हैं, मतलब जाकर। कहने का मतलब ये, इसको आसान से ऐसे समझ सकते हो कि छत पर चढ़ चढ़कर सब लोग इंप्रेस करना चाहते हैं सूरज को, कि सबसे टॉप पे जो होगा तो उसकी शक्ल सूरज को पहले नजर आएगी ना, इसलिए बढ़ते चलते बढ़ते चलते बढ़ते चलते। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स की तरफ आए। ठीक है, अब जो हमने लिमिटिंग फैक्टर्स करे थे ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ये लिमिटिंग फैक्टर क्या था? ये लिमिटिंग फैक्टर एबायोटिक कंपोनेंट के साथ एक चीज रिलेटेड थी कि जो ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल होता है ना, वो कभी कभार एक सिंगल फैक्टर से लिमिट हो जाता है। जैसे इसका जो सबसे प्यारा एग्जांपल हमने डिस्कस करा था कि जंगलों के अंदर सीड्स की जर्मिनेशन को रोकने के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर ये हो सकता है कि ऊपर की जो सॉइल है उसकी हैवी लीचिंग हो गई हो, यानी कि बहते हुए पानी ने बारिश की वजह से, बहुत हैवी रेनफॉल की वजह से ऊपर की टॉप लेयर, टॉप सॉइल के न्यूट्रिएंट्स धुल गए हो, मिट्टी में मिल गए हो, जिसकी वजह से वो सीड को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए। अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? वो पौधा नहीं बन पाया, वो सैपलिंग नहीं बन पाया, उसकी हस्ती मिट गई। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स होते कौन कौन से हैं जो कि स्पीशीज की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उसमें बाधा का काम करते हैं, बाधा बनते हैं? सबसे पहला होता है लाइट। लाइट अभी हमने देख लिया था अभी थोड़ी देर पहले, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। सनलाइट अगर वो नहीं मिलेगी किसी को तो वो मर जाएंगे। जैसे रेन फॉरेस्ट के अंदर वो याद है ना, सीड्स अगर जर्मिनेट हो भी जाए, क्या पढ़ा था अभी हमने ऊपर, देखो रिकॉल करो, कहां गया ये, देखो अगर यहां पर सीड जर्मिनेट हो भी जाए फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि लाइट नहीं आती वहां पर, ड्यू टू डेंस कैनोपी। डेंस कैनोपी क्या मतलब? घनापन, घना जंगल। और एक चीज याद रखना जो मैंने अभी आपको बताई थी, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ। एनसीईआरटी में दे रखा है, वैसे पढ़ेंगे हम जब उसको, वहां से भी रिवाइज हो जाएगा। लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है इनको। ठीक है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। लेकिन छोड़ो, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। लाइट, जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी होती है सोलर रेडिएशन की, वो इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, प्लांट वगैरह के जीवन के लिए, स्पेशली फॉरेस्ट में। स्पेक्ट्रल क्वालिटी मतलब क्या? सूरज की किरण की इंटेंसिटी कितनी पड़ रही है एक पेड़ पौधे पे। ज्यादा पड़ेगी तो भुन जाएगा, कम पड़ेगी तो उतनी मात्रा में प्लांट सूरज की आती हुई रोशनी से, जिसको अंग्रेजी में सोलर रेडिएशन बोला जाता है, उससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकता है, या एनर्जी, एटलीस्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं कहना चाहिए मुझे, ऐसे न्यूट्रिएंट्स बना सकता है। सन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसे होती है। जैसे मैं इतनी बुलंद आवाज में बोल रहा हूं, मैं किसी के डाउट रिजॉल्व कर रहा हूं, इतनी एनर्जेटिक वे में अगर मैं बिहेव कर रहा हूं, ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है बिकॉज सांसें चल रही हैं। अगर कोई दम घोट दे इस टाइम पर, मुंह पे कोई पिलो रखकर बैठ जाए, तो ये बोल पाऊंगा क्या? ये सब कुछ कर पाऊंगा क्या? ये चीज है।
तो जिस प्रकार की सूरज की किरण जितनी तेज या धीमे पड़ेगी, वो एक जिंदगी के लिए, यानी कि यहां पर प्लांट और ट्रीज लाइफ की बात हो रही है, रेन फॉरेस्ट में जितनी स्पीशीज उनकी लाइफ की बात हो रही है, उतनी ज्यादा डिटरमाइन होती है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे एक छोटा बच्चा जब होता है, घर में कोई पैदा होता है छोटा बच्चा, सर्दियों में दादी नानियां या फिर मम्मी क्या करती हैं, उसको धूप में लेकर जाती हैं, कहती है ना बच्चा भी छोटा है, इसको धूप में लेकर जाओ, विटामिन डी वगैरह मिलेगा। या फिर हमें भी बोला जाता है सर्दियों में थोड़ी देर चलो छत पे जाकर या सामने वाले पार्क में जाकर बैठ जाओ, धूप जरूरी है सर्दियों में सेकना बॉडी के लिए। इसलिए कई बोरिंग आंटियां क्या करती हैं, ऊन के गोले लेकर बैठ जाती हैं और टाइम पास करने के लिए स्वेटर वगैरह बनाती रहती हैं घंटों तक, है ना। यहां पर सूरज जो है ना, लाइट जो पड़ रही है, लाइट यहां पर ट्यूबलाइट और रिंग लाइट से मतलब नहीं है, टिकटॉक की वीडियो नहीं बनानी है, यहां पर सूरज की लाइट की बात हो रही है, सनलाइट की बात हो रही है, वो एक लाइट की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। जैसा कि मैंने अभी आप जब क्लास स्टार्ट हुई थी एक पर्सनल क्वालिटी शेयर करी थी, ये बंदे बंदे बादल वाला मौसम, बारिश वाला मौसम मेरा सर दर्द कर देता है, सनलाइट मेरे लिए जरूरी है, मैं ऐसे मतलब एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, इसलिए आई विल नेवर प्रेफर टू गो टू रशिया या फिर पहाड़ी इलाकों में बसना, या फिर जहां पर बारिश ही बारिश होती रहे, मेरा मूड खराब हो जाएगा, कोई मेरे हाथों से मर सकता है। ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक सनलाइट की स्पेक्ट्रम का, वो हार्मफुल होता है बड़े ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के लिए, और ये तो आप जानते ही हो ना, यूवी रेस काफी ज्यादा हार्मफुल होती हैं। तो बस वही है कि एक ऑप्टिमल क्वालिटी, ऑप्टिमम क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ वो सनलाइट पड़नी चाहिए। ऑप्टिमम मतलब जितनी बेनिफिशियल हो, जितनी जरूरत हो उतनी पड़नी चाहिए। ये एक बहुत मतलब टुच्चा सा फैक्टर है, डोंट वरी, इस पे ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। पहला वाला अगर आप लाइन समझ गए ना, कि आप इतना लिख देना, सनलाइट सर्व्स एज अ मेजर कंपोनेंट फॉर गिविंग लाइफ टू वेरियस स्पीशीज, स्पेशली इन फॉरेस्ट रीजन्स एंड रेन फॉरेस्ट रीजन्स। ठीक है, दूसरा ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। वैसे लिमिटिंग फैक्टर इसलिए है, अब यह लाइट कैसे लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, जहां लाइट नहीं पड़ रही है, जहां लाइट की पेनिट्रेशन कम है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था कैनोपी वाले उस वाले पॉइंट में, कि रेन फॉरेस्ट के अंदर जो डेंस कैनोपी होती है, तो पत्तियों ने एक दूसरे को घेर रखा होता है, सनलाइट चाह कर भी वहां पर नहीं पड़ सकती, जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया था। ये देखो, क्या यहां पर धूप नहीं निकली हुई है, क्या यहां पर धूप नहीं निकली हुई है क्या, या यहां पर देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सूरज यहां पर नहीं निकला हुआ है क्या, लेकिन पेड़ पत्तियों पे कितना पड़ पा रहा है बताओ, बिल्कुल भी नहीं पड़ पा रही है। देखो ये रीजन ग्रीन, डार्क ग्रीन, शेडी रीजन काफी ज्यादा, ये ठंडक वाला रीजन है। ऊपर कैनोपीज ने जो टॉप एपिक्स पॉइंट होता है ना मयूर, जो ऊपर जाते हैं जब प्लांट्स में, और जब पत्तियां एक दूसरे को कवर कर लेती, घेर लेती, कहती हैं सनलाइट को नहीं यहाँ पर धूप नहीं घुसने देंगे, ये होता है कैनोपी। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि नई चीज ज्यादा मतलब यहाँ पर ये ग्रो ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या सनलाइट वगैरह क्या नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ क्या सनलाइट बिल्कुल ही नहीं होती होगी, है इस रीजन में। जैसे ये है इतना घना जंगल ये बन रखा है, यहाँ सनलाइट नहीं आ रही क्या, आ रही है, लेकिन ऊपर की जो लंबे लंबे पेड़ है उनकी पत्तियों ने सिर्फ रोशनी दिखाने का काम कर रखा है, सनलाइट प्रॉपर वे में यहाँ पर नहीं आ सकती। ऊपर से तो सूरज पूरा प्रॉपर निकला हुआ है ऐसा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन फिर भी जंगलों में वो वाली चीज लाइट इतनी ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। ये तो लाइट हुआ कि नहीं हुआ लिमिटिंग फैक्टर। इसका मतलब यहां पर देख रहे हो, ऊपर वाले तो लंबे लंबे निकल गए इतने ज्यादा, अब वो नीचे वालों की ग्रोथ होने नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि तुम अगर ऊपर बढ़े राजनीति में तो फिर हमारी सत्ता को नुकसान है। तो खुद ने तो अपनी सत्ता की जड़ें बना ली ऊपर जा जाके, और इन बेचारे बच्चों की ग्रोथ नहीं होने देते, कहते तुम बेटा इतने ही हो, तुम छोटे, तुम कम बोलो। और ये बेचारे बच्चे बड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं, सनलाइट नहीं मिल रही है, कॉम्प्लेन नहीं मिल रहा है, बोनविटा नहीं मिल रहा है उनको। बताओ समझ में आया, लाइट एज अ लिमिटिंग फैक्टर समझ में आया कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर समझ रहे हो ना, ये सारे क्या है, बंदिशें क्या है, मतलब स्पीशीज के ऊपर बंदिशें क्या है, उसकी ग्रोथ अच्छे से सुनिश्चित क्यों नहीं हो पाती है। दूसरा फैक्टर रेनफॉल। ठीक है, बड़े सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए पानी की हमें जरूरत होती है। अंग्रेजी में यहां पर ये लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो किसी वाटरी मीडियम के अंदर ही टेक प्लेस करते हैं। तो रेनफॉल से यहां से ये मतलब है, बारिश बिल्कुल ही ना हो तो बैंड बच जाएगी। बारिश तो होना जरूरी है ना यार। मुझे एक बात बताओ, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना हो रहा है, जो 2 डिग्री सेल्सियस जाने से हम लोग रोक रहे हैं, बड़ी सारी एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस और ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो बन रहे हैं, अगर मुझे मान लो
कि अर्थ की नेचुरल साइकिल, रेन साइकिल, रेनफॉल साइकिल डिस्टॉर्ट अगर हो जाए, और जो जो रीजन्स के अंदर, स्पेशली रेन फॉरेस्ट के अंदर जहां पर जितनी बारिश होनी चाहिए, भाई वो हरे भरे बारिश की वजह से ही तो है ना, इनको घमंड किस बात का है, बारिश बहुत होती है यहां पर, है ना। अगर बारिश की साइकिल ही बदल जाए या पानी कम बरसने लगे, तो तुम्हें लगता है रेन फॉरेस्ट रहेंगे या फिर प्रिया रेन फॉरेस्ट डेसिडुअस बन जाएंगे? बताओ बताओ। जो कैनोपी बन पड़ी है, ये इतनी बड़ी बड़ी बन पड़ी है, इतनी लंबी इनकी हाइट हो गई है, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो वहां पर हुए वो इसलिए तो क्योंकि रोज पानी मिल जाता तुम्हें फ्री का, तो तुम्हें उसकी कदर नहीं है। अगर कल को ये अर्थ से ये साइकिल डिस्टॉर्ट हो जाए रेनफॉल की, तो क्या तुम्हें लगता है रेन फॉरेस्ट को हम लोग रेन फॉरेस्ट बोला करेंगे? बताओ मुझे कोई भी। शैली, लगता है आपको ये चीज? आशा में लगता है डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा आने वाले टाइम में और ज्यादा। राजस्थान आपको पता है ना, बहुत पुराने टाइम में हरा भरा हुआ करता था, मेजर पार्ट उसका। क्या हुआ उसके साथ? डेजर्टिफिकेशन। और यूएन की एक वो भी है, ट्रीटी भी है, वो भी है, कन्वेंशन, यूएन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, है ना। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इस बुक में दे रखा है। टेम्परेचर, जैसा कि अंकिता ने शुरू में पॉइंट आउट कर दिया था, टेम्परेचर, अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ना बहुत वेराइटी का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। बस दो ही चीजें हैं, एक ऑर्गेनिज्म तुम उसको कैसा भी टेम्परेचर टॉलरेट करवा लो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि भाई हल्का सा टेम्परेचर अगर बिगड़ा तो उसका पेट दर्द हो जाता है, उसको लूज मोशन लग जाते हैं, उसको उल्टियां होने लग जाती हैं, यही वाली चीज। जैसे एक, मैं पहले इंसानों के ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। हस्की एक कुत्ता होता है, सब लोग जानते हैं हस्की को, सब लोग जानते हैं। हस्की को एसी में रखा जाता है, इफ यू हैव एनी आइडिया, है ना। वो आप जो दिल्ली की गर्मियों में आप उसको वो लेकर जा सकते, इसको लेकर नहीं जा सकते, अगर ये ठंडियों में वो रखा जाता है। चलो इसको ये मिल गई, हाँ, रूम वाली फोटो में ढूंढ रहा था ये, ठीक है। तो इसका ना डेफिनेटली एसी वेसी चल रहा था। मेरे फ्रेंड के पास है, वो घर में उसके 2-3 एसी लगे हो, तो वो कहता है कि जब हम लोग बाहर भी जाते हैं ना, मतलब थोड़े टाइम के लिए भी कहीं मार्केट वार्केट गए हैं, तो टेंशन हो जाती है भाई कि घर पे लाइट वाइट ना चली जाए और वो ना चली जाए, तो एसी तो फुल ऑन करके रखते हैं, क्योंकि वो कहता है कि बहुत जल्दी फिर इसको ना वॉमिटिंग वगैरह होने लग जाती है, इसका पेट गड़बड़ कर जाता है काफी ज्यादा। यहाँ पर क्या है, ये हस्की क्या कर रहा है, ये हस्की भाई साहब क्या करते हैं, ये ज्यादा टेम्परेचर, मतलब जिस चीज के लिए बने उससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते। वही वाला एग्जांपल यहाँ पर नोट कर लो, जो मैंने बताया था स्नो लेपर्ड। कशिश स्नो लेपर्ड को लेकर आई, प्यार से पुचकाकर, भला फुसलाकर और राजस्थान में लाकर पटक दिया, और फिर आर्ग्यूमेंट कर रही है क्या हो गया, लेपर्ड ही तो है, इसको गोरे होने पे घमंड था, ले आई राजस्थान, अब जीकर दिखा। अगर तू सच में लेपर्ड है ना तो जीकर दिखाते यहाँ पर, तब मान जाऊंगी तू लेपर्ड है। कशिश वो नहीं बना बेचारा इस चीज के लिए, मत मारो उसे, ठीक है। वो स्नो लेपर्ड है, वो गोरा इसलिए क्योंकि वो वहां पर वो बन रखा है। अब तो ये वही वाली बात हो गई ना कि शैली ने भाई पोलर बियर उठाया है ना, और यूपी के जंगलों में लाकर छोड़ दिया कि तू सच में बियर है तो बन जा इस जंगल का राजा। कहने का मतलब ये है, कुछ ऑर्गेनिजम्स बड़ा सारा टाइप ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट जो कर लेते हैं, उनके लिए अंग्रेजी में टर्म यूज करी जाती है, दे आर यूरीथर्मल इन नेचर, दे आर यूरीथर्मल इन नेचर। और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वो कर पाते हैं कि इसी टेम्परेचर में, मतलब दे आर कंफर्टेबल, उनको ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो कई लोग ना मतलब बड़ा ऐसा करते हैं, ये सबकी अब पर्सनल क्वालिटीज होती है बचपन से। जैसे मयूर उस दिन बता रहा था कि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीता, तो मैंने उसको ये बोला था कि फिर अगर नहीं पीते हो तो पीना भी मत, फिर बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि नहीं पीता से उसका मतलब ऑब्वियस ही बात है यही है ना कि जनरली वो नहीं पीता होगा, उसने लाइफ में बहुत टाइम, मतलब बहुत बार ऐसे ही होगा कि वो नॉर्मल जो पानी होता है उससे ही काम चलाता है, वो फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीता। और मेरा क्या है कि मैं तब तक पानी नहीं पीता जब तक वो फ्रिजर से ठंडी ठंडी बोतल ना निकले, हल्की हल्की उसमें बर्फ ना जम रखी हो, मतलब मैं बहुत चिल्ड पानी पीता हूँ। अब यहाँ पर अगर वो ये मयूर नहीं पीता और वो हल्का सा उसको पानी पिला दिया जाए 1-2 दिन तक, तो हो सकता है उसको कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, गला बैठ जाए, है ना, हो गया। तो इसको कहते हैं स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल।
जैसा कि मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि मुझे कोल्ड वगैरह कम लगता है क्योंकि मैं सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाता हूँ सुबह 5-6 बजे उठकर। सर्दियों में तो मेरा ये हाल रहता है कि शाम को अगर मैं जॉगिंग पे गया हूँ तो 6-7 बजे अगर मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मैं फिर से एक बाल्टी ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। पागलपन आप इसके कह सकते हो, लेकिन मैं ऐसे एनवायरमेंटली कहूंगा यूरीथर्मल। और कुछ लोग होते हैं हल्का सा यार एसी मत चलाओ, यार हीटर मत चलाओ, या ठंडा पानी मत दो, यार नहीं नहीं उधर नहीं जाते हैं, मुझे वहां पर कोल्ड लग जाएगा, कफ लग जाएगा। मतलब थोड़ा सा कंफर्ट जोन के एनवायरमेंट में वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पसंद करते हैं, दे आर स्टेनोथर्मल। रशिया में रहना मुझे पसंद नहीं है मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि रशिया कोई मेरे को लेकर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा वहां पे। आई कैन टॉलरेट एट माई टेम्परेचर। रशिया की कॉन्फ्रेंसेस भी तो होती है ना, सारे हमारे टॉप डिप्लोमेट्स वगैरह ये सब जाते तो मर जाते हैं वहां पर -डिग्री के टेम्परेचर में सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर। ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इंसानों की बॉडी जर्नली कह रहा हूं, जर्नली, मैं यूनिवर्सली नहीं कह रहा, जर्नली इंसानों को कौन सी कैटेगरी में डालोगे, यूरीथर्मल के स्टेनोथर्मल? तो ये स्टेनोथर्मल में डालोगे। क्यों? क्यों? नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर पाते हैं इंसान। यार गर्मियों में मैंने माना कि तुम लोग यार वेट वाइप्स रखे रहते होगे पसीना पोंछने के लिए, तुम एसी में बहुत ज्यादा बैठते होगे, लेकिन प्रिया ऐसा तो नहीं है कि यूपी की गर्मी में कभी बाहर नहीं निकले होगे 2-2:30 बजे। ऐसा तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं कड़कड़ाती ठंड में कभी बाहर हो गए और वहां से घर तक आने के लिए जब तक बारिश हो गई और ओले भी पड़ गए साथ में, वो बाद में बीमार हो गए वो अलग बात है। ऐसा भी नहीं होगा। ठंडे पानी से कभी नहीं नहाया होगा, ऐसा भी नहीं होगा। और गर्म पानी से गीजर में नहीं मतलब उसमें नहीं नहाते होगे तो ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो बताओ, अब बताओ हमारी बॉडी कैसी है जनरली? यूरीथर्मल। इसको याद रखना ह्यूमन बीइंग्स के कंटेक्स्ट में, ये बताना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी की इंटरप्रिटेशन आए तो इंसानी बॉडी का जुआना यूरीथर्मल पे खेलना। ठीक है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर हम नहीं, कुछ जानवर वगैरह कुछ स्पीशीज वो टॉलरेट नहीं कर पाते। सबसे प्यारा एग्जांपल मुझे इसका लगता है जो कि मैंने लाइफ में रट्टा मार रखा है, पोलर बियर और स्नो लेपर्ड। वो लोग यहाँ के लिए नहीं बने। अब कोई अगर हमें ये स्टेटमेंट आ जाए, वैसे जैसे एलिमिनेशन की ट्रिक्स होती हैं, जैसे बच्चों को सिखाई जाती हैं बेसिक तरीके से, जो कुछ भी नहीं जानता यूपीएससी के बारे में, कि बेटा ये बताओ कि स्नो लेपर्ड, अब मैं आपको 4 राज्य दे रहा हूँ, एक मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो उत्तराखंड में, मतलब एक प्रोबेबिलिटी उत्तराखंड में, और 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, वो तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका में मिल रहा है। तो बताओ स्नो लेपर्ड इनमें से कहाँ मिलेगा, कौन सा राइट ऑप्शन? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और उत्तराखंड। बताओ कहाँ है, कहाँ प्रोबेबिलिटी? उत्तराखंड। बाकी तीनों को कैसे एलिमिनेट कर पाए? कैसे एलिमिनेट कर पाए? हाँ गर्म है, और हाँ, और स्नो लेपर्ड को ठंड चाहिए। ठीक है, अब आपसे कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है, इट इज जस्ट सिमिलर टू वन थिंग, कि आपसे आपका कोई आशमा फ्रेंड बोल रहा है, यार तेरे को पता है मैं राजस्थान में हूँ और जब मैं कैमल की राइड करने जाता हूँ, रोज जा रहा हूँ 3 दिन से, अपने साथ में अपने हस्की को ले जाता हूँ। मानोगे इस बात को कभी? मानोगे? नहीं ना। क्यों नहीं मानोगे? हाँ ये चीज है ना। तो गाल इंसानों से ज्यादा आपने लगे, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अगला फैक्टर एटमॉस्फेयर। 21% जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे 21% ऐसा नहीं लिखना चाहिए इनको, मतलब वो अर्थ की बात कर रहा है कि अर्थ पे आपको पता ना ज्योग्राफी का एक ये रेट, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा। वो कह रहा है ऑक्सीजन की मात्रा कम है पूरे अर्थ पे, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी कंपोनेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन ना एकदम से स्पॉन्टेनियस कंबशन को प्रिवेंट करता है। ये कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हाँ कोई भी चीज जल रही जैसे आग लग सक रही है उसको कंबशन कहेंगे, यही है ना, यही है ना। इतना ज्यादा नाइट्रोजन जो हमें कुदरत ने दिया है, जो हमें, जो एक तरीके से आप कह लो कि खुदा की हमारे लिए गिफ्ट है ना। भगवान विष्णु ने एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन वो कर रखा है, इसकी वजह से एकदम से आग नहीं लगती है। वरना हीट वेव के अंदर पता नहीं क्या ही हो जाए
कि जंगलों तक वो जाए और भून के रख दे इंसान को और जानवरों को और पूरे के पूरे उसको। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे बड़ी ज्यादा ठंडी लेयर्स भी नहीं आ पाती हैं कभी कभार अर्थ पे, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट की तरह सर्व करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी रोकता है ना, और ओजोन भी हमारा दोस्त ही है वैसे एक तरीके से। तो ये सारी की सारी जो लेयर होती हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, ये सारी लेयर पढ़ी होंगी आपने। नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। लेकिन याद रखना, एक बेसिक चीज बता रहा हूं, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन होता है हमारे अर्थ पर। ठीक है, तो सबकी बात लिख रखिए, सबके फायदे लिख रखिए। ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन एकदम से आग नहीं लगने देता, और बहुत कम मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.038%, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करने में, यानी कि उनको बनाने में। अब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा ना वार्म गैस भी होता, मतलब वार्म क्या कहते हैं उसको, गर्मी भी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। लेकिन जब हमारे अंदर भरने लगता है ना, जैसे आप रूम बंद करके पूरा का पूरा कोई पंखा नहीं चला रहे हो, कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो ऐसे कभी पढ़ाई मत करना, CO2 भरने लग जाता है हमारे दिमाग के अंदर, जिससे आपकी लर्निंग स्लो हो सकती है। इसलिए मैंने आउट ऑफ ऑल द मेडिटेशन आपको सोहम मेडिटेशन सजेस्ट करी थी। अगर जेन्युइन तरीके से उसको करते हो ना, मतलब बिना रोके, मतलब डेली अगर करते ही हो 2 बार, जो मैं जैसा कि मैंने बोला था, आप पक्का फील करते हो कि जब उसको आप करके उठते होगे ना, आपके दिमाग में कोई प्रेशर रहता ही नहीं होगा। कभी गुस्सा करने की कोशिश करना, उसके बाद आप गुस्सा ही नहीं कर पाओगे वो, क्योंकि सारा CO2 हटा देता है। और उसको तो अगर सुबह बैठ के छत पे करो ना, या किसी भी खुली जगह पर, बालकनी में जहां पर प्लांट्स हो, कुछ भी हो, फिर तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। ठीक है, और मुझे 1-2 दिन के अंदर ये बता देना, 19 को मेरा एग्जाम है, मैं 19 को इरेज करूंगा, 20 को मैं क्लास ले लूंगा या फिर कुछ दे दूंगा। 21-22 तक मुझे ये बता देना। एक मुझे तुम्हें नई ट्रिक सिखानी है, रूल 369 के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था, अब टाइम आ गया तुम्हें बताने का। हाउ टू इंक्रीज के जिनको लगता है ना, जैसे शैली आपकी एक दिक्कत रहती है, आप बोल रहे थे ना कि सर पढ़ने का मन तो है, बहुत लोगों का रहता है, 99% लोगों का, हो सकता है 100% लोगों का मन हो मेरी क्लास के अंदर, पढ़ने का मन तो है, सबको पता, टाइम पता है, दिख रहा है सामने जाते हुए कि आज भी कुछ भी नहीं करा, अपना टाइम बर्बाद कर लिया, लेकिन नहीं पुश कर पा रही यार, नहीं पुश कर पा रहा अपने आप को, दम पड़ा हुआ है दिमाग। कल दीपांग सर का टेस्ट देना है, फिर भी पता नहीं क्यों डर लग रहा है, सब कुछ है सामने दिख रहा है कितना कुछ पढ़ने का है, लेकिन गिव अप कर गए, पता नहीं क्या ही होगा अब टेस्ट के अंदर, मैं तो पढ़ा नहीं। तो मैं तुम्हें एक बहुत भयंकर ट्रिक सिखाऊंगा, सीमेंट रिटेंशन। ठीक है, रूल 369 के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर सबसे भयंकर लेवल पे जो एनर्जी वर्क करती है, सीमेंट रिटेंशन। मैं इससे तुम्हारी 8 महीने के अंदर फोटोजेनिक मेमोरी एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा। फोटोजेनिक मेमोरी ये होती है, एक बार अगर किसी पेज की तरफ देखोगे, एक बार अगर उसको रीड कर लिया, अभी अगर वो 2 दिन के लिए तुम्हें याद रहता है, तो वो तुम्हें एटलीस्ट 2 महीने के लिए याद रहने लगेगी वो चीज। कम इनपुट देके ज्यादा लॉन्ग टाइम रिटेंशन आपकी बढ़ जाएगी विद हेल्प ऑफ सीमेंट रिटेंशन। ये बता दूंगा, काफी लोग इसको डिस्कस करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन कुछ आदतों को कंट्रोल करके या कुछ चीजों को ट्विच करके अपनी बॉडी के अंदर आप बहुत उसका फायदा उठा सकते हो। आप मानो चाहे ना मानो, ये चीज वर्क करती है, क्योंकि बॉडीज के अंदर अब अलग अलग धर्म अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन चक्रास का कंसेप्ट सारे धर्म मानते हैं। ये आपके चक्रास को खोल देगा, और जहां आपके माथे के बीच में ये जो मूलाधार चक्रा होता है, जहां ये खुला, इससे शुरुआत आपकी हो जाती है एनलाइटनमेंट की, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस वगैरह कभी नहीं रुकता। आपकी लाइफ में कुछ भी हो, यूपीएससी निकले ना निकले, फिल्म्स निकले ना निकले, आपको इतना भरोसा हो जाएगा मैं जिंदगी में कुछ बड़ा तो कर ही लूंगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, वरना इंसान जिंदा लाश की तरह जीता है। कोई छोड़ के चला गया, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, शी वॉज माई ट्रू लव, ही वॉज माई ट्रू लव, अरे हट। 700 करोड़ शक्लें हैं इस वर्ल्ड में, 700 करोड़ शक्लें। इंस्टाग्राम पे कभी स्वाइप करके देखा करो, उसकी रील्स देखो, अपनी बंदी बंदी को भूल जाओगे, तुम्हें लगेगा यार ये मेरे पास क्यों नहीं है यार, देख कैसे सुअर जैसे बंदे के साथ घूम रही है। कुछ नहीं होता ऐसा, हमारे दिमाग की बॉलीवुड की फितूर होते हैं। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस कुल मिलाकर तुम्हारी जो विल पावर कमजोर पड़ जाती है ना वक्त टाइम टू टाइम, मतलब हर एक चीज में, वो इससे खुलने लग जाएगी। तुम विल पावर के अंदर कमजोर नहीं पड़ोगे, गारंटीड, अगर अच्छे से करोगे तो।
ठीक है, याद दिला देना मुझे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, ये एनर्जी ट्रांसफर के लिए इस पूरी दुनिया में हर स्पीशीज में एनर्जी जो फ्लो हो रही है, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी में बनते हैं या फिर हम डायरेक्टली किसी और के शरीर को अपने शरीर में डालकर इसको कंज्यूम करते हैं। अब आप कह रहे हो ये क्या बात बोल रहे हो, दूसरे के शरीर को अपने शरीर में डालना? चिकन खाना, फिश खाना, ये क्या है? किसी स्पीशी का शरीर अपने शरीर के अंदर ही तो डाल रहे हो डायरेक्टली प्रोटीन इनटेक करने के लिए। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल होता है कॉड लीवर ऑयल की गोलियां, जानते हो ना? फिश कैप्सूल्स वो होते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रोटीन की दिक्कत रहने लग जाती है ना, आंखों के चश्मे का नंबर एकदम से बढ़ने लग जा रहा है, बाल झड़ रहे हैं, जिनके स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ भी है, मतलब ऐसा, कॉड लीवर ऑयल की गोलियां खाओ, प्रोटीन की इंटेक की मात्रा बढ़ती है। ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और आयंस जो वेरियस मेटल्स में पाए जाते हैं, ये भी एसेंशियल है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। इनको कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मरे हुए हैं ये, इनएक्टिव है ये, लेकिन बॉडी के अंदर जाकर ये बस ऐसी हेल्प करते हैं कि इसका इस्तेमाल करके खाना बना लेती है हमारी बॉडी या फिर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। है तो इनऑर्गेनिक ना, जान तो नहीं है इनके अंदर। सही बोल रहा हूं मैं दिवजोत? जान तो नहीं है ना इनके अंदर, इनऑर्गेनिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल इन सब मतलब चीजों का जरूरी है किसी और चीज को पैदा करने के लिए। जैसे कल मैंने जब वीडियो ऑन करी थी तो मैं बताया था ना, मेरे को ब्लू येती माइक लेने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत है मुझे बताओ? अगर मैं किसी एमएनसी में काम कर रहा होता तो ऐसे ये माइक उठा कर ले आऊं घर पे बिना किसी रीजन के। ऑनलाइन क्लास मेरा मतलब पर्पस है, इसकी वजह से ये मेरा माध्यम है, ये माइक। अब बात समझ में आई? ऐसे ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और आयंस जो वेरियस मेटल्स में पाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज दीज व्हेन एंटर द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इनका इस्तेमाल करके इनको ब्रह्मास्त्र बनाकर एनर्जी बनाती है। अब एक बात याद रखना, ये जो लिस्ट है ना, कि अगर आपको लिस्ट आ जाए, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं कभी कभार लोग नहीं कर पाते, कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इनमें से क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है पूरी की पूरी लिस्टिंग देकर के, इसको और इसको मर्ज करके वो आपको कोई भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि मतलब मान लो उन्होंने ऐसे ऐसे करके 6 आइटम्स डाल दिए और फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या क्वेश्चन ये आया इनमें से क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर एक होता है हाइट, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। क्या चीज पृथ्वी पे किसी रीजन पर, किसी माउंटेन पर, किसी प्लेट्यू पर, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री के अंदर कितनी हाइट पर लोकेटेड है वो भी डिटरमाइन करता है। जैसे जैसे हाइट बदलती जाती है, प्लेन रीजन से लेकर प्लेन रीजन से लेकर, हिल से लेकर, प्लेट्यू से लेकर, माउंटेन्स तक लेकर एक एपेक्स पीक तक, उस हिसाब से वेजिटेशन बदलती रहती है। चावल की खेती हिमालय में बहुत अच्छे से हो जाएगी कशिश। क्यों मयूर? चावल के लिए पानी के लिए सबसे ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट है बताओ? पानी, मैं कह रहा हूं पानी के लिए कह रहा हूं, चावल के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पानी की है, लेकिन माउंटेनियस रीजन पे ये अवेलेबिलिटी है क्या बताओ मुझे जरा? नहीं है। और जिस हिसाब से वेदर कंडीशन जो चाहिए होती हैं चावल को उगने के लिए, क्या वो वहां पर सुटेबल है? उतनी मात्रा में धूप, उतना टेम्परेचर, ये सब अवेलेबल है? ठीक है। अब क्या किसी रेन फॉरेस्ट या डेसिडुअस फॉरेस्ट में जाकर मैं सोचूं कि सेम नेचर के प्लांट्स और वो सब मिल जाए, तो ये चीज है पॉसिबल क्या? जैसे वेस्टर्न घाट से हर 12 साल में उगने वाला एक प्लांट होता है, क्या बोलते हैं उसे? करंट अफेयर में कई बार आता है, कोई बता सकता है मुझे? नहीं, हर 12 साल में वो एक बार उगता है, वेस्टर्न घाट से उगता है। हाँ वेस्टर्न घाट, हाँ फ्लावर होता है।
नाम सुना होगा पक्का, देखो नीला कुरुंजी, नीला कुरुंजी, हाँ उधर ही है वेस्टर्न घाट्स में, हाँ वो भाई उसी का तो पार्ट है वो, है ना, याद है मैं तुम्हें करवाया भी था दिव्योत आश्रम का कशिश, नीला कुरुंजी हर उधर वो खिलता है। अब एक बार बताओ, अब कोई ये कहने लगे कि ये और कहीं क्यों नहीं मिलता, ठीक है, ये और कहीं इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इसको जब एक बार बताओ, जब उधर जो इसकी वाली कंडीशन है वहीं पर उगने के लिए जब इसे 12 साल लग रहे हैं तो बाकी तो छोड़ ही दो। ये देखो यहां पर क्या लिख रखा है, ये देखो कौन गया, हाँ नीलगिरी माउंटेन्स में मिलता है आपको ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ये देखो मैं मार्क कर दे रहा हूँ उसे, वेस्टर्न घाट्स के अंदर, और हर 12 साल के अंदर ये उगता है। दिखता कैसे है इसका थोपड़ा, ये देखो, यस ये देखो, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, ये लो क्लियर है सबको ये फोटो, ठीक है, और ये इसकी ऐसी होती है वैली, वैली को कुछ और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये नीला कुरुंची है तो बहुत नॉर्मल, सामने इस प्रकार के फूल बहुत देखे हैं आसपास उगे हुए जिनको हम पूछते भी नहीं है, लेकिन इसकी एक स्पेशल बात है कि 12 साल में एक बार उगता है, ठीक है, करंट अफेयर में था ये, 2018 में था ये, मुझे याद है इसलिए मेरे को यहाँ पर क्लिक करा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आता है वैसे इसका रीजन। देखो प्रिया ने ये पूछा कि नीला कुरुंची जो आपने फूल दिखाया वो इतने लेट क्यों उगता है, 12 साल में ही क्यों, यार इसके पीछे इसके ना इवोल्यूशनरी जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है इस प्रकार का। अब रेन फॉरेस्ट के अंदर ये सनलाइट को पाने के लिए इतने इतने फुट की ऊंचाइयां कैसे जल्दी जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन सेम रेन फॉरेस्ट के अंदर अभी हमने देखा कि सीड एक नया जर्मिनेट होने में बहुत टाइम लगा देगा, तो यार अगर नया टाइम लगा देगा तो ये पुराने वाले कैसे इन्होंने ऊंचाइयां पकड़ ली, क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई साहब, भाई साहब उन्होंने ऊंचाइयां जल्दी पकड़ के सत्ता पे कब्जा कर लिया उन्होंने, इसलिए वो नई चीज नहीं बनने देते हैं, और नए वाले के पास इतना जेनेटिक मटीरियल है, इतनी दम है नहीं कि बापों से लड़ सके, तो बाप से ऊपर जा नहीं सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे बोने रह जाते हैं। नीला कुरुंजी के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि जेनेटिक मटेरियल इवोल्यूशन जो उसका है वो इतना फास्ट नहीं है, इतनी ग्रोथ उसकी फास्ट नहीं है। इसके पीछे रीजन देखो बहुत साइंटिफिक है, मैंने ना कभी डिगिन करने की इसको कोशिश करी ना आप लोग करना, ये हमारे काम का नहीं है। क्यूरियोसिटी कैन किल यू समटाइम। वो ऐसा तो नहीं कर रहा है प्रिया कि किसी साल 8 साल में उग रहा है, फिर 11 साल में, किसी साल 1 ही महीने में उग गया, फिर वो बहुत टाइम में उग रहा है। वो वॉल्केनो की तरह थोड़ी ना, वो डोरमेंट वॉल्केनो की तरह थोड़ी ना एक्ट कर रहा है कि अभी ये शांत है एकदम से फटेगा। लक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। 12 साल, जैसे 2018 में लास्ट टाइम इसकी ब्लूमिंग हुई थी, मतलब ये उगा था, और अब कितना 12 साल कैलकुलेट कर लो, 2030 में होगा ये वाला इवेंट। बैम्बू को देख लो अगर आप जरा, आप 1 साल उसका बीज डालो कोई रिजल्ट नहीं, 2 साल कोई रिजल्ट नहीं, 3 साल कोई रिजल्ट नहीं, चौथा कुछ नहीं, 5वां कुछ नहीं, उसके बाद एकदम से 90 फुट 80 फुट 50 फुट बढ़ता रहता है। चाइना में तुम जाके देखो, जहाँ ये होते हैं बड़े क्यूट से पैंडा होते हैं जहाँ पर, वो देखो उसकी वीडियोस देखो तुम कभी यूट्यूब पे, हाँ उसके बाद वो मर जाता है, हाँ लेकिन स्ट्रॉन्ग देखो कितना होता है। और यू नो ये जो बैम्बू का प्लांट होता है ना, ये इसको आप मोटिवेशन की तरह ले सकते हो कि जब आप शुरू में किसी चीज में कदम रख रहे हो ना, तो आपको शुरू में कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब निराश होने की बात नहीं है, सामने वाले को मजे लेने दो, रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कोई निशान ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि एकदम से रॉकेट बन के ऊपर जाओगे और सबकी लाशों के ऊपर से निकल जाओगे। अब एल्टीट्यूड एक लिमिटिंग फैक्टर क्यों है? एल्टीट्यूड एक लिमिटिंग फैक्टर इसलिए है बिकॉज जैसे जैसे हाइट ऊपर नीचे होती रहती है, प्लेन रीजन से हिमालय पे मैं चला गया, हिमालय से किसी प्लेट्यू पे, प्लेट्यू से किसी हिल पे, हिल से दोबारा किसी माउंटेन पे, माउंटेन से दोबारा किसी प्लेन रीजन पे, और सी लेवल के पास हर जगह पर टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। और जब टेम्परेचर चेंज होता रहता है तो स्पीशीज अलग अलग देखने को मिलती है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी चेंज होती रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर वेजिटेशन चेंज होती रहती है, वेजिटेशन ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। अब एक टॉपिक है यहां पर, ये अलग से कभी आपसे पूछा जा सकता है छोटे एग्जाम्स के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है, लिख लो इस क्वेश्चन को,
व्हाट डू यू मीन बाय बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ? ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि लिख लिया? व्हाट डू यू मीन बाय, ये लिखा हुआ है, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखो, बफरिंग कैपेसिटी का मतलब कुछ ऐसा सच नहीं है कि इसकी कुछ मीनिंग हो, कुछ डेफिनेशन हो। ये पता है क्या है? ये ना एक, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत यार हमारा बेस्ट दोस्त होती है, उसको उसके साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि उसके पास देने के लिए फिर तुम्हें बहुत कुछ है अगर तुम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर उसको उकसाओगे और फिर वो अगर अपने असली रूप पे आ गया, तो तुम क्या, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मतलब पछताएंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट सिर्फ नाम नाम का कंसेप्ट रह जाएगा, अर्थ बहुत अपने गुस्से वाले रूप में आ जाएगा। यहां पर लेकिन एक छोटी सी बात करी जाती है बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ में, कि इस पृथ्वी पर जो मिट्टी है ना, जो मिट्टी है और जो वाटर बॉडीज हैं, उन्होंने ना एक न्यूट्रल पीएच वैल्यू मेंटेन करके रखी हुई है साथ। ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है प्रिया, शैली, यूपीपीएससी जैसे पेपर के अंदर, कि अर्थ पे न्यूट्रल पीएच कैपेसिटी कितनी है, या फिर अर्थ की बफरिंग कैपेसिटी, इनमें से क्या है? ये घुमा फिरा के मतलब यही चीज है, ये यही चीज है, लेकिन टोन चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं। और यूपी के पेपर तो आप जानते ही हो, 6, 7, 8, 9, तो इस पे आपको मार्क करना है 7 है। क्या कह रहे हो? तो न्यूट्रल पीएच जो है वो अर्थ की मिट्टी मेंटेन करके रखती है, एंड वाटर बॉडीज ड्यू टू द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ इसको ना बफर करते हैं टाइम टू टाइम ना, कितने पे भी ऊपर नीचे चली जाए अर्थ इसको दोबारा इसी औकात पे लाके खड़ा कर देता है। ठीक है, आपका जो डॉग है वो कहीं भागना चाह रहा है, इधर उधर दौड़ना चाह रहा है, लेकिन वो पट्टा जो है ना, आप उसको घसीट के दोबारा अपने पास तक, अपने पैरों के पास तक ले आओगे। ये जो न्यूट्रल पीएच है, ये हेल्प क्या करता है? अच्छा, कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक लाइन आ गई कि इट इज जनरली सेड दैट अर्थ हैज बफरिंग कैपेसिटी विच डिनोट्स इट हैज न्यूट्रल पीएच वैल्यू ऑफ 7, व्हाट डज दिस इंडिकेट? इस प्रकार का अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसके एक दो रीजंस आप छोटे से ये लिख सकते हो। न्यूट्रल पीएच वैल्यू ना जो है, ये हेल्प करती है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सर्वाइवल के लिए जो कंडीशंस हैं वो कंड्यूसिव बने, मतलब रहने के लिए उनके लिए सही जगह बने, जिस मिट्टी पे उनके लिए पेड़ पौधे जो उगते हैं, जिसकी वो पत्तियां खाते हैं, जिस बगल वाले समुद्र का, झील का, नहर का, लेक का वो पानी पीते हैं, हम भी ये काम करते हैं। तो हमारे लिए सर्वाइवल और हमारे जैसे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइवल एक फेयर मात्रा में इस अर्थ पे वो कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहां पर जनरली दो चीजें क्या है, एक सॉइल और दूसरा वाटर बॉडीज। इनके अंदर न्यूट्रल पीएच वैल्यू 7 होने से क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा खारा नहीं होता है। मिट्टी पर, मिट्टी तो खारी है, लेकिन 7 पीएच वैल्यू न्यूट्रल, इसलिए फायदा ये हो जाता है कोई भी क्रॉप अगर उस पर उगता है वो थोड़ी ना नमकीला होता है। अब एक बात बताओ, जिस खेत के कोने में आशिमा अगर कोई गेहूं चावल वगैरह उगा रहा है, वो उस मिट्टी को अगर मैं चाटू तो कैसी लगेगी, खारी लगेगी कि नहीं लगेगी? लेकिन चावल और गेहूं का दाना कभी खारा होता है क्या? बताओ बताओ, नहीं ना। ये वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको चावल और गेहूं का बताया है, प्लीज यहां पर लिख देना, ऐसे करके लिखना, द सॉइल ऑन विच, ऐसे करके लिखना, एक मिनट को, द सॉइल ऑन विच मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन लाइक व्हीट एंड राइस, दैट सॉइल इज सॉल्टी इन नेचर व्हेन टेस्टेड समटाइम्स। या फिर एक ह्यूमन बीइंग ने अगर उसको टेस्ट करा है, सपोज ऐसा करके लिख देना, सपोज अ पर्सन टेस्ट दैट सॉइल ऑन विच व्हीट एंड राइस आर ग्रोन, दैट विल बी सॉल्टी इन नेचर, बट द क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग आर नॉट एट ऑल सॉल्टी। दिस इज ड्यू टू द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। दैट इज आई डॉट ई डॉट करके लिख देना कि अर्थ हैज सक्सेसफुली मेंटेन्ड इट्स न्यूट्रल pH value in मिट्टी and in पानी, in soil and in water bodies, and that value is 7. पानी का ऐसे दे सकते हो, परफेक्ट एग्जांपल है, मैं तो ये जानते ही हूं, मध्य प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर ना, गुजरात के अंदर मेरी बुआ रहती है, मध्य प्रदेश के अंदर दादी का घर है, वहां पर चंबल का जो पानी आता है ना, या नर्मदा का जो पानी जो क्लीन होकर और ये जो आता है, वहां पर जनरली दिल्ली के कंपैरिजन में, आप लोग भी जब जाते होगे मतलब इधर उधर पंजाब वगैरह,
आशिमा खारा होता है वहां का पानी जनरली कुछ कुछ स्टेट्स का। हम उनसे कहते नहीं है यार मासी यार आपके पानी तो यार बड़ा खारा है। अब रुक जाना इस बात पे, हमें वो खारा लग रहा है एज कम्पेयर टू हमारे स्टेट का पानी, लेकिन वो तो इतने सालों से वो मतलब पी रहे हैं उस पानी को, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सक्सेसफुली बच्चा पैदा करा, सक्सेसफुली शादी करी, कोई बीमार नहीं पड़ते हैं पानी की वजह से, ऐसा नहीं खांसते जा रहे हैं या फिर मोटे हो गए हैं या फिर बीमारियां लग गई शरीर को। क्यों? बफरिंग कैपेसिटी होता है अर्थ ने उनकी बॉडी का संतुलन कर रखा है। 7 pH उतना ही खारापन उनकी बॉडी टॉलरेट कर रही है। अर्थ ने कोई बात नहीं, दिल्ली वालों को पीने तो तुम मजे से पियो, इतना नमक तुम्हारी बॉडी टॉलरेट कर लेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं वाटर वाले का मयूर आपको और हर किसी को। फिश जो होती हैं पॉन्ड वगैरह में या कहीं पर भी वो पाई जाती हैं, मुझे नहीं पता वहां का पानी कैसा, लेकिन जनरली खारा ही होता है सबका पानी। लेकिन जब मैं फिश शॉप से कुछ मछलियां खरीद के लाके फॉर एग्जांपल अपने एक्वेरियम के अंदर रखी मैंने वो मछलियां, अभी तक वो बड़े से समुद्र के अंदर रह रही थी जहां से इनको पकड़ पकड़ के लाया जा रहा था, लेकिन मछलियां 3 4 5 साल सर्वाइव कर रही हैं घर में। कैसे एडजस्ट कर पा रही हैं? वैसे तो नहीं कर सकती। ठोस थंब रूल तो ये कहता है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता, फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर में नहीं कर सकता, मतलब वाइस वर्सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रोसेस, लेकिन फिर भी कर लेती हैं वो मछलियां वगैरह ये करके टॉलरेट। ऐसा नहीं कि एकदम से लाया पानी के अंदर गई मर गई। एडजस्ट करने के लिए फिश शॉप वाला वो बॉटल्स भी देता है कि ये डाल देना जब पानी चेंज करने लगो, तो एकदम से फ्रेश वाटर में इनको मत रखना उस साल। बट उस दिन जिस दिन पानी चेंज करो ना, अगर आप में से किसी के घर पे एक्वेरियम, आपको पता होगा सुस्त रहती हैं उस दिन बड़ी मछलियां एडजस्ट होने में, क्योंकि इनको टाइम लगता है। लेकिन एडजस्ट हो जाती है क्यों? अर्थ की बफरिंग कैपेसिटी की वजह से, जो मिट्टी और पानी का संतुलन बिल्कुल मेंटेन करके रखता है अर्थ। लास्ट कंसेप्ट आपकी क्लास का सैलिनिटी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था उसके कंटेक्स्ट में ये याद है ना, टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर टॉलरेट कर लो यूरीथर्मल, थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, कम टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रहे हो स्टेनोथर्मल। ऐसे ही अगर सैलिनिटी वाइड रेंज की टॉलरेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम ट्रैवल करने का है और मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे मैं दिल्ली का पानी पीऊं, चाहे मैं बिस्लरी का पानी पीऊं, चाहे मैं चंबल का पानी पीऊं, मैं पी लेता हूं। जैसे बियर ग्रिल्स की बात कर लो, वो जाके दिखाता नहीं है इधर उधर पानी पीकर कि किसी उसमें वो फंस गया कि इस नहर का पानी वो पी रहा है। कभी कभार वो बहुत बाह्य तरीके के जो पानी होते हैं जो कि पड़ा हुआ है बड़े टाइम से कि स्टिल लेक है, वहां का पानी भी पी लेता है, इधर उधर भी पी लेता है। कोई कोई ऑर्गेनिजम्स ना टॉलरेट कर लेते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, उसको हम लोग कहते हैं यूरीहेलिन। यूरीहेलिन, सैलिन से बड़ा है हेलिन, ठीक है। अदर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, स्टेनोहेलिन। इसका मतलब अब आपको जो कंफ्यूजन अगर 2 मिनट पहले तक हो रही थी ना, यार आप सर आप ये बोल रहे हो कि मछलियां जो हैं जब हम उनको इतने बड़े समुद्र से पकड़ कर लाए वो हमारे घर में सर्वाइव कर जा रही है, तो फिर ये क्रोकोडाइल इतना बड़ा जो होता है वो क्यों नहीं सर्वाइव कर पाता? कि फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल को अगर मैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मतलब उसमें सॉल्टी वाटर में रख दूं, वो इसलिए उसकी बॉडी भाई साहब शायद से नहीं बनी होगी, उसकी बॉडी स्टीनोहेलिन होगी, वो नहीं टॉलरेट कर सकता। मछलियां टॉलरेट कर गई क्योंकि वो यूरीहेलिन है। हम टॉलरेट कर गए कि मासी के घर और दादी के घर गए, हम यूरीहेलिन है। बहुत सारे लोग, लेकिन क्या होता है कि जैसे मेरे बड़े सारे कजन्स हैं, जब उनको कहीं भी और का पानी पिलाओ ना तो उनको ना थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, उनको बुखार चढ़ जाता है, तो उनका पूरा ट्रैवलिंग का खर्चा ना सिर्फ बिस्लरी की और एक्वाफिना की बोतल खरीदने में जाता है। क्योंकि घर पे आरओ पीने की आदत है तो बाहर भी उनको वही पीना पड़ता है, और हल्का सा खारा पानी या गोलगप्पे का पानी पी लें तो उनको या तो जॉन्डिस या थ्रोट इन्फेक्शन। अब समझ में आया? बताओ। कई लोग होते हैं ना, जैसे अब मैंने अपने घर पे, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने घर पे आरओ ये सब नौटंकी नहीं लगा रखी है, थोड़ा सा इंसान को मजबूत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बाकी लोग दिल्ली वाले बहुत ज्यादा लगाते हैं और इसलिए भी नहीं लगानी चाहिए। WHO की रिपोर्ट ये कहती है, कोविड के टाइम पे आई थी कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, हार्मफुल होता है वो पानी, अच्छे न्यूट्रिएंट्स को भी किल कर देता है, हाँ अच्छे उसको भी मार देता है। तो अब मैं चाहे गोलगप्पे का पानी पी लूं चाहे वो पी लूं, टचवुड यार, मतलब मेरे को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हैं अगर हल्का फुल्का उनको कर दो पानी। अगर उनको पीना है तो वो रेगुलर वाटर नहीं मंगवाते, वो लोग उनको भाई चाहिए कि मिनरल वाटर लेकर आओ, ये चीज है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।